सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। वीडियो इस कारण से नहीं आ पाई थी क्योंकि बहुत सा काम था, लेकिन आज बिल्कुल फुर्सत से हैं और ये बोया की माइक भी हमने मंगा लिया है। तो हम कौन से टॉपिक पर थे? तो सर हमारा टॉपिक था तत्कालीन क्रांतिकारी समूह और विचार। ये हमारा टॉपिक था। जो बच्चा वीडियो आखिरी तक देखेगा उसे ही समझ में आएगा, वरना क्यों समझ में नहीं आएगा, वो केवल स्किप करके देखेगा कि मेन पॉइंट कौन सा है। आप लोगों को पहले ये थ्योरी पढ़ा दी जाएगी, उसके बाद में पूरे क्वेश्चन आंसर कराए दिए जाएंगे, उसके बाद में सर मॉडल पेपर उठा कर फेंक दिए जाएंगे आपके ऊपर। बस इतना ही कर लीजिएगा, आपके सर 90+ आ जाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, इतना बस आप लोग करिएगा। तो हम टॉपिक पर अपनी बात करते हैं। टॉपिक हमारा है कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों व लेखकों के विचारों ने राज्य क्रांति की भावना का बीजोरोपण किया था। मतलब फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिक वो होते हैं सर, जो जैसे दार्शनिक ऐसे ही देख लीजिए, जैसे आपके यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होगी जो लोग उसे देखने आ रहे होंगे, तो जो देखने आ रहे हैं उन्हें ही दार्शनिक कहा जाता है। उस जमाने में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते थे जो दुनिया देखते थे, ये देश देखते थे, उन्हें ही दार्शनिक कहा जाता है। लेखक उन्हें कहा जाता है जो लेख लिखते हैं, मतलब जो कहानी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, वो लोग लेखक कहलाते हैं। इन्हीं के विचारों ने राज्य की क्रांति की भावना का बीजारोपण किया था। मतलब राज्य की क्रांति की भावना का बीजारोपण लेखक और दार्शनिकों ने ही किया था। इनकी भूमिका के संदर्भ में दो मत सामने आए। कितने मत सामने आए? दो मत। एक, दार्शनिकों ने क्रांति की परिस्थितियों को जन्म देकर क्रांति को उत्पन्न किया, पहला तो ये मत आया। और दूसरा मत है कि क्रांति का स्रोत तो उस समय के राष्ट्रीय जीवन के दोषों में तथा सरकार की भूलों में था, और दार्शनिक ने क्रांति उत्पन्न नहीं की। मतलब कुछ मत ऐसे भी हैं जो क्रांति नहीं उत्पन्न की, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कह रहे हैं कि इन लोगों ने क्रांति उत्पन्न की। किसी भी मत पर निर्णय देने के पूर्व उन दार्शनिकों के विचार और क्रांति के साथ उनके संबंधों को समझना वांछनीय होगा। मतलब अगर आप निर्णय करने जा रहे हैं कि ये क्रांति का जन्मदाता थे या नहीं थे, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आप डिटेल में देख लीजिए, उसके बाद में ही आप निर्णय लीजिए। तो वही बात है, पहले दार्शनिक होते हैं सर रूसो सर पहले दार्शनिक थे। यह कौन सी 18वीं शताब्दी का, मतलब 1700 ईस्वी के 18वीं शताब्दी का एक उच्च कोटि का दार्शनिक था। ये उच्च कोटि का दार्शनिक था कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी में। कौन? रूसो। उसने डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी नामक अपनी पुस्तक में राज्य की स्मरणीय व्याख्या की, जिसमें बताया कि मनुष्य स्वतंत्र व खुश है। पहला पॉइंट ये बताया। दूसरा पॉइंट कौन था? मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है। ये दो पॉइंट हो गए। किंतु वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये 3 पॉइंट उन्होंने बताए। अपनी पुस्तक इनकी कौन थी सर? इनकी पुस्तक थी डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी। इसमें उन्होंने क्या बताया कि मनुष्य खुश है, स्वतंत्र जन्मा भी है, लेकिन वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक प्रसिद्ध ग्रंथ उन्हीं की देन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी देन है? रूसो की देन है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है सर? डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी नामक है पुस्तक। उन्होंने क्या बताया कि लोग स्वतंत्र हैं, मनुष्य स्वतंत्र व खुश है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, किंतु वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये 3 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। उनका विचार था कि राजा को जन भावनाओं के अनुकूल कार्य करना चाहिए। मतलब राजा को जनता के भावनाओं के अनुसार, उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे अगर गेहूं राज्य में 5 बीघा है और धान केवल 2 बीघा है, तो उन्हें धान वाली फसल पर इतना जोर नहीं देना चाहिए जितना गेहूं वाले पर देना चाहिए। जनता जिस तरीके से कह रही है उस तरीके से वो कार्य करें, जनता के अनुकूल ही कार्य करें। जैसे अगर पीएम मोदी की बात की जाए
तो वो जनता के अनुसार अगर कार्य नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्रांति हो जाएगी। क्योंकि अगर जनता कह रही होगी कि मुझे केवल और केवल इतने पैसे दे दो, और वो कहेगा कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर विद्रोह होगा। मोंटेस्क्यू दूसरे सर दार्शनिक आ जाते हैं। मोंटेस्क्यू कौन थे? यह एक महान विचारक, ये विचारक और लेखक तथा गणतंत्रीय लोकतंत्र का समर्थक था। गणतंत्र मतलब गणतंत्र लोकतंत्र का समर्थक था मोंटेस्क्यू। राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत की उसने कट शब्दों में आलोचना की है। इंग्लैंड की शासन पद्धति का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था और उसी प्रकार का ही शासन पद्धति वह फ्रांस में स्थापित करना चाहता था। उसके विचारों से फ्रांस की क्रांति का अत्यंत प्रेरणा मिली। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये सर इसकी पुस्तक कौन सी है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में उसने अपने सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की। कानून या रीतियों का नवीन ढंग से परिभाषित करते हुए उसने बताया कि विशेष कारणों का प्रभाव ही कानून है। अब तीसरे दार्शनिक देखते हैं कौन से हैं। तीसरे दार्शनिक नहीं है, इसमें कुछ और दार्शनिक हैं, तो वो हम देख रहे हैं। 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठ विचारकों की रचनाओं को संकलित कर सामान्य जनता तक पहुंचाने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान दिदरो सर कौन है? अब ये देखिए 1713 से 1784 तक इनका जन्म है। इतने साल ये जीवित रहे दिदरो। उसने एक ज्ञान कोश का प्रकाशन किया था। इसमें प्रशासन की बुराइयां, चर्च की भ्रष्टता तथा प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त असमानता को उजागर किया। फ्रांस की सरकार ने दिदरो को अपना घोर शत्रु माना और उसकी पुस्तकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब ये दूसरा पॉइंट है, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। 2.1 जो पॉइंट है, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, वो अब हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।